हम्म। तो आज फिजिक्स का कौन सा लेक्चर? तीसरा लेक्चर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये तीसरा लेक्चर है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने फोर्स के बारे में जाना था, उसका यूनिट्स देख लिया। उसके बाद बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वगैरह सारी चीज़ें देख लिया है। अब हमें देखना क्या है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है। तो इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से समझोगे। ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में पहले देखो क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही है, इनर्शिया के बारे में जानना। और उसके बाद कुछ नहीं, इनर्शिया ही जानना है। इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानना है। उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये भी हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये है कि इनर्शिया के बारे में हमें जानना है कि आखिर इनर्शिया होता क्या है। ठीक है। इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया के बारे में हमें जानना है। तो इनर्शिया के बारे में पहले कभी सुने हो? क्या होता है इनर्शिया? हम्म। नहीं, इनर्शिया होता क्या है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक अपनी टेंडेंसी को वो रेस्ट या मोशन में ही बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कोई भी चीज देख लो, जो जहां पर अगर रेस्ट में है, क्या वो रेस्ट में हमेशा रहेगा? रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होगा। और अगर कोई चीज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। ठीक है। तो इनर्शिया आज हम पढ़ेंगे, और इनर्शिया के बारे में ये देखेंगे कि कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ये है हमारा इनर्शिया। और ये क्या होता है? इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो, क्या, बाय द वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे मोशन में हो। तो रेसिस्ट किससे करेगा? एक्सटर्नल फोर्स से रेसिस्ट करता है। ठीक है। तो इसको पहले लिख लो, हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो पहले। ठीक है। अब लिख लिए हो इसको। अब देखो क्या है इनर्शिया, क्या कह रहा है, फिर से समझ लो। इनर्शिया कहता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है। और किससे रेसिस्ट करेगा? किसी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से रेसिस्ट करता है। ठीक है। जैसे ये देखो, ये वैसे जीआईएफ था, एनिमेशन था, एनिमेशन। इतने लेट क्यों आते हो तुम लोग? इतने लेट आओगे तो फिर दिक्कत है, कल से क्लास नहीं आओगे, लेट आओगे तो। टाइम पे आ जाया करो, टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी।
एग्जाम से पहले चलो, फिर थोड़ा पहले चल लिया करो। या स्कूल लेट से आते हो? स्कूल से लेट से आते हो तो फिर जब पहले आ जाओ तो फिर क्या दिक्कत है? और तुम्हारा घर तो पास में है, फिर भी जाम में फंस जा रहे हो तुम। टाइम पे आ जाया करो। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस पे बैठा हुआ था ये, यहाँ पे बैठा हुआ था, और ये इधर की तरफ मोशन कर रहा था, ठीक है, इधर की तरफ ये मोशन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से इससे ये टकराया, ये कोई खंभा था, खंभा से टकराया। तो इसके साथ हुआ क्या, ये जो इसमें बैठा हुआ था, क्या ये बैठा हुआ रह जाएगा या गिरेगा या फिर पीछे की तरफ आएगा? क्या होगा इसके साथ? नीचे किधर गिरेगा? आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, या ऐसे ही रहेगा? पीछे, आगे जाएगा। कभी बाइक वाले को देखो एक्सीडेंट होते हुए? सामने से नहीं तो मूवी में तो देखा होगा। जब बाइक वाला एक्सीडेंट होता है तो तुमको क्या लगता है, वो पीछे आके गिरता है? जब फुल स्पीड में जा रहा होता है, आगे किसी से टकराता है तो वो क्या करता है, वो आगे चला जाता। बाइक तो इधर रह जाता, अपना खुद क्या होता है, आगे चला जाता है। तुमने देखा होगा कार में, कार जब हाई स्पीड से जा रही होती है, अगर कार ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना होता है तो उसके साथ क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं रहता है तो शीशा को फाड़ते हुए आगे निकल जाता, कार यहीं रह जाती है। देखा ऐसा? ये सब क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, ये सब क्या है, इनर्शिया। यहाँ भी क्या होगा इसके साथ, ये भी आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले तो ये इसका जो लोअर पोर्शन था, लोअर पोर्शन तो रेस्ट में था कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार पे बैठा हुआ था, लेकिन अपर पोर्शन क्या था, मोशन में था। तो ये हमेशा क्या चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स इस कार से टकराई, अब ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला तो मोशन में था, ये चाहेगा भाई हम अभी भी मोशन में ही रहे, जिसके कारण से क्या होगा, इसका अपर पोर्शन मोशन में आएगा, तो पूरा बॉडी क्या होगा, इसका आगे की तरफ मोशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, चलो तुम लोग भी लिखो इसको जल्दी से, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का डेफिनेशन लिखो। टेस्ट कैसा गया था तुम लोगों का, सब्जेक्टिव वाला कैसा गया था? सही था? तुम नहीं दिए थे? क्यों? फीवर था? तुम दिए थे टेस्ट? तुम लोगों के मार्क्स जो है इस बार कुछ कम है फिजिक्स में, मैंने देखा जो। अब नाम मुझे पता है नहीं किसी का, तो मैं किसको बोलूँ, नाम तो मुझे याद रहता नहीं है, ना ही मैं पूछता हूँ किसी से। देखता हूँ इस बार मैं सबको अलग अलग से मिलता हूँ, तुम लोगों को दिक्कत क्या है आखिर, इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं? छोटी छोटी गलतियां करते हुए, सिली मिस्टेक्स। अब छोटी छोटी गलतियां करके बार बार मार्क्स कम आएगा तो गलत बात है। पिछली बार भी सब्जेक्टिव में तुम लोगों ने वही छोटी छोटी गलतियां की थी, इस बार भी वहां पर बोल रहा था डिसेलरेशन वाली बात, तो तुमने एक्सेलरेशन मान के निकाल लिया। सारी चीजें तुमने सही किया, कैलकुलेशन सारी सही है, लेकिन डिसेलरेशन की जगह तुमने एक्सेलरेशन लिया है, जो कि गलत है। हो गया? तो चलो अब अगला। अब
कितने टाइप का होता है, इनर्शिया कितने टाइप का होता है? तो इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इसके बारे में देखेंगे और थोड़ा फील से सोचेंगे कि क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पहला है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज डिफाइंड एज, inertia of rest is defined as the property of a body to resist any change in its state of rest। ये मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपने में होने वाले किसी भी प्रकार के चेंज को रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इस स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो वही है, ये टेबल है, टेबल क्या है? अभी रेस्ट में है, तो इसमें अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इतने लेट क्यों? तुम्हें सब दिन लेट होता है, ये पहला दिन नहीं है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं क्लास में आता हूँ तुम तो लेट ही रहती हो। पूरे टाइम पे आया करो, नहीं तो अगले दिन से क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। देख रही हो कितना हुआ टाइम? कितना टाइम हो रहा है अभी? हाँ, 16 मिनट लेट हो। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे अभी ये टेबल का एग्जांपल ले रहा था, ये टेबल अभी यहाँ पर है, तो इसमें अगर तुम कोई चेंज लाने की कोशिश करोगे तो क्या चेंज आसानी से ले आओगे? हैं? यहाँ पे तुम देखोगे, कहोगे भैया टेबल साइड हो जाओ, साइड हो जाएगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, है एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के तुम उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो रेसिस्ट तो करेगा ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंज से अपोज करेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा उस पे उसको रेसिस्ट करेगा। ठीक है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है उसको उसको तो आसानी से तुम क्या करोगे? बहुत कम फोर्स लगा के उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर लोगे। जैसे मान लो छोटा सा बॉल है, पत्थर है, उसको तुमने उठाया, रेस्ट में रखा हुआ तो उठाया, फेंक दिया, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में दे दिया उसको। ठीक है, वो छोटा सा था। वही अगर मान लो बड़ा सा पत्थर होगा तो क्या उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हाँ, एक एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल है और एक ट्रक है, दोनों में से किसके पोजीशन को चेंज करना आसान होगा? बाइक का, या मान लो एक साइकिल है तो साइकिल का। हाँ, उसके पोजीशन को चेंज करना आसान है, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे चेंज हो जाएगा। हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, हमें धक्का लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स से क्या करना है, उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो जो हल्का है, जिसका मास कम है, उसको क्या कर रहे हो तुम? आसानी से उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे रहे हो, और जिसका मास ज्यादा है उसको कर पा रहे हो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, एक छोटे से बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा ही कि बड़े से पत्थर का इनर्शिया ज्यादा होगा? बड़े से पत्थर का, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा, और यही क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। आगे बात समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ कारपेट, इसके लिए अब कहोगे कि सर ये कैसा चीज है? एक कारपेट है, कारपेट मतलब या चादर ले लो या फिर कंबल उम्बल ले लो, उसमें जब डस्ट भर जाते हैं हम उसको जल्दी धोते नहीं है, करते क्या है? डंडे से मार मार के क्या करते हैं? उसके सारे डस्ट निकालते हैं। कभी देखो ऐसा? कभी किए हो ऐसा? ठीक है, एक
उधर से पकड़ के रखते हो और एक इधर से और बड़ा सा डंडा लेके मारते हो, तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, उसी में रह जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, बाहर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, इतने लेट क्यों? स्कूल का टाइमिंग गड़बड़ कर रहा है? कितने बजे स्कूल से आते हो? 2 बजे घर पहुंचते हो? घर कितना दूर है? 10-15 किलोमीटर है? तब तो दिक्कत है। टाइमिंग थोड़ा करना पड़ेगा आगे, पहले जैसे था 4 से। अच्छा, बात करता हूँ। वहाँ रंगभूमि वाले ब्रांच में भी बच्चे को दिक्कत हो जा रहा है 3:30 से। स्कूल का टाइमिंग और यहाँ का टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कारपेट पर जब डंडे मारेंगे, डंडे मारने के बाद क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल पहले से रेस्ट में था कारपेट पे, अब वो क्या होगा, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो अपने में होने वाले चेंज को तो रेसिस्ट करेगा, लेकिन हमने क्या किया, उसको जोर से मारा डंडा, तो क्या होगा, मोशन में आया और वो गिर जाएगा। तो तुम्हारा कारपेट तो गया आगे, लेकिन वो रेस्ट में ही था, रेस्ट में ही था, तो वो वहां से सीधा झड़ जाएगा। उसके बाद देखो, पेड़ में लगे हुए पत्ते, पहले तो नहीं गिर रहा था, लेकिन जैसे तुम क्या करते हो, उसकी टहनी पे चढ़ के उसको जोर से हिलाते हो, तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, आम पके हुए गिर जाते हैं। गिरता है कि नहीं गिरता? पहले तो रेस्ट में था, पहले तो नहीं गिर रहा था, लेकिन जैसे हम उस पर चढ़ के बहुत जोर से हिला देते हैं, तो क्या होता है, उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट था, अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण से क्या हो गया, उसमें चेंज आया और वो गिर गया। ठीक है, आगे बात समझ में? इट इज हिट विद अ स्टिक और अगेंस्ट अ वॉल। जब हम क्या करते हैं, उस कारपेट को या तो स्टिक से मारेंगे या फिर वॉल से मारेंगे, तो सारा डस्ट झड़ जाता है। कभी कभी देखा, वो छोटा वाला कारपेट होता है, पैर जिससे पोंछते हैं, उसको क्या करते हैं, जाते हैं दीवार पे, 2 बार पटक देते हैं, तो सारा का सारा डस्ट झड़ जाता है। ठीक है, लिखो इसको, इसका डेफिनेशन लिखो। जैसे देखो, एक चीज और, ये बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट होता है। ये गिलास है, गिलास के ऊपर हमने क्या किया, थोड़ा सा टाइट वाला एक पेपर सीट रखा, उसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे इस वाले पेपर सीट पे, ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाएंगे पेपर सीट पे, तो क्या होगा,
ये कॉइन नीचे आएगा या पेपर के साथ जाएगा बाहर? कौन? कॉइन वहीं पर रह जाएगा ऊपर। इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण से क्या होगा, ये ग्लास में गिरेगा नहीं और यहीं पर रह जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा ना। क्योंकि उसके बाद जैसे ये पेपर हटेगा ना, पेपर हटने के बाद इसको एमजी अपनी तरफ खींचेगा तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन होगा क्या, हम किस पे लगाए हैं अभी फोर्स, फोर्स किस पे लगाए हैं, इस वाले पे ना, इस पेपर पे ना। तो पेपर पे लगाए तो पेपर को तो क्या हो गया, ये रेस्ट में था और इसके साथ साथ ये कॉइन भी रेस्ट में था। लेकिन हमने फोर्स लगाया सिर्फ और सिर्फ किसको, पेपर को। तो ये कहेगा भैया हम तो रेस्ट में थे पहले से, हमको तो कोई फोर्स नहीं लगा है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगा लेकिन उसको हम झेल लेंगे, ठीक है। हम तुम्हारे से ज्यादा वो क्या कहते हैं ना, चेंज नहीं करने वाले हैं। चेंज तुमको आया, तुम अपना चेंज करो। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने इस पे मारा इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, पेपर सीट तो आगे जाएगा, कॉइन क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये आगे नहीं जाएगा, हमने फोर्स तो लगाया था आगे की तरफ, कॉइन को भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन कॉइन आगे नहीं जाएगा। और जाएगा कहाँ पे, ये ग्लास के नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, अगर ये ग्रेविटी भी नहीं रहता है ना, तो ये कॉइन यहीं पे स्टैंड रहता। ग्रेविटी के कारण से क्या होगा, ये कॉइन नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पर तुम फोटो, ये फोटो बना भी सकते हो। ये क्या है, पेपर सीट है, कॉइन है, ग्लास है, इधर से हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये क्या होगा फाइनली, अगर ये इसका फोटो बना दूं, इसके आगे ये फोटो बना लेना, यहाँ बना लेना इसको फोटो आगे। सीट तो गया और ये कॉइन यहाँ पे आके गिर जाएगा। ये यहाँ से दिखा देता हूँ, आएगा नीचे और सीट यहाँ कहीं घूमेगा। पेपर सीट, बना लो इसको। हो गया, बढ़े आगे। अब अगला है, अच्छा एक चीज और इसमें लिख लेना, ग्रेटर द मास, मास greater will be
इनर्शिया। एक चीज और यहाँ पर, अ truck has greater inertia than that of a bicycle. बाईसाइकिल। लिख लियो। अब है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन तुम ही सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। ये किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अगर वो मोशन में है तो अपने में होने वाले चेंज को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो ना, तो अपने में होने वाले चेंज को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, अपने में होने वाले बदलाव को रोकेगा, रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी लड़का है, एकदम दौड़ते हुए जा रहा था, उसके आगे थोड़ा सा भी तुम क्या करोगे, फोर्स लगा दो तो क्या होगा, गिरेगा, या फिर कुछ भी होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या कुछ भी। ये तो पहले बता दिया था कि फोर्स कैन चेंज वेलो क्या, डायरेक्शन, शेप, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन ऑफ द बॉडी, ये सारी चेंज कर सकता है। तो जब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, थोड़ा सा भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वो रेस्ट में भी आ सकता है। तो कुछ उसको अपोज तो करेगा ना। जैसे मान लो यही फैन अभी चल रहा है, इसी फैन को अगर हम अगर रोकने की कोशिश करेंगे अभी तो क्या होगा, वो रेसिस्ट करेगा। अभी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो ये अगर चल रहा है तो हम अगर उस पर कुछ भी फेंकें, रेसिस्ट करेगा। छोटा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, उसको तो ऐसे ही उड़ा देगा। जैसे मान लो कभी हमने कवर फेंक दिया, पेन का कवर फेंका, उसको क्या करेगा, एक चमेट मारेगा, घूम के भाग जाएगा। फिर तुम क्या करते हो, सोचते अरे थोड़ा सा बड़ा फेंकते हैं, एक पत्थर फेंका, उसको भी ये घुमा के फेंक दिया। एक थोड़ा सा इतना छोटा सा पत्थर फेंका, उसको भी घुमा के फेंक देगा वो। फिर हम क्या करते हैं, डंडा लेके जाते हैं, डंडा ले गए, बहुत मशक्कत के बाद पता चला कि वो रुका, लेकिन जब तक उसमें जान थी तब तक वो चेंज करने की कोशिश किया, अपने अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करने की कोशिश किया। ठीक है। तो जब तक तुम छोटे छोटे एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहोगे तब तक क्या करेगा, वो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट तो करेगा तब भी। ठीक है। लेकिन जैसे ही बड़ा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करते 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 वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि उसमें जो होने वाला चेंज है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण से, उसको वो रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ, समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल में देख लो, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स एब्रप्टली द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। ये तो सबने देखा होगा, हाँ, सबने बस की जर्नी की होगी। बस में जब तुम बैठते हो, खड़े रहते हो, फिर भी क्या होता है, अगर बहुत तेज गति से जा रही है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद तो क्या होता है, तुम पीछे की तरफ झुकते हो या आगे की तरफ, आगे की तरफ झुक जाते हो। यहाँ तक कि कोई गिर भी जाता है, गिरता है ना। जैसे कार में ही देखो, स्पीड ब्रेक, स्पीड फुल स्पीड में जा रही होती कार और ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है, आगे एक्सीडेंट हो गया,
किसी को एकदम ठोक दी, मान लो कि एक ट्रक में ले जाके ठोक दी, या फिर किसी पुलिये में ठोक दी, तो ड्राइवर क्या होता है, शीशा फाड़ के निकल जाता है। हाँ, एकदम शीशे से शीशा टूटते हुए बाहर जाता है वो। क्यों? पहले तो वो रेस्ट में था, अपर बॉडी मोशन में था, तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। तो बस अचानक से वो क्या हुआ, उसके मोशन को चेंज करने के लिए कुछ आ गया, बस ट्रक कुछ भी आ गया, पुलिया आ गया, ब्रेकर आ गया, तो क्या होगा, आगे की तरफ वो मोशन में चलने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो क्या होता है, शीशे को फाड़ते हुए निकल जाता है। ठीक है, इसी कारण से हमेशा जो स्टीयरिंग होती है उसमें लोग क्या लगा के देते हैं आजकल, एयर बैग्स देते हैं। एयर बैग क्या करता है, उसके चेंज को, जो चेंज होने वाला होता है उस पर क्या करता है, थोड़ा सा और रेसिस्ट कर देता है। लो भाई, एयर बैग है, एयर बैग से अब क्या होगा, वो एक तो सीट बेल्ट अगर नहीं भी पहनना होता है ना, फिर भी क्या करता है, एयर बैग उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है, ताकि वो उधर का जो इनर्शिया था वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ बस ड्राइवर सडनली अब हिट्स द brakes as the bus comes to a stop, the bottom half of the body comes to a stop too। जो bottom half of the body है वो भी क्या चाहेगा, स्टॉप होने की, जो ऊपर वाला था। ठीक है, बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी मतलब नीचे वाला बॉडी, ठीक है, टू स्टॉप टू, while the upper part of the body continues to move forward। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या करेगा, वो अभी भी चाहेगा हम मोशन में रहे, क्योंकि जब हम सीट पर बैठे रहते तो हमारा ये लोअर पार्ट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है ना, सीट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन अपर पार्ट हमारा क्या होता है, मोशन में ही रहता है बस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है, व्हेन बस ड्राइवर सडनली हिट्स द ब्रेक्स एज द बस कम्स टू स्टॉप, बस स्टॉप होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, द बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी कम्स टू स्टॉप टू। बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी क्या चाहेगा कि भाई हम पहले भी रेस्ट में थे, अभी भी हम रेस्ट में रहना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन while the upper part of the body continues to move forward because of the inertia of motion। ठीक है, लेकिन जो उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो मोशन में था बस के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ब्रेक लगी अब तो क्या हो गया, रेस्ट में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में था, ये मोशन को बनाए रखने की कोशिश करता है और आगे की तरफ फॉल कर जाता है। आगे बात समझ में, एज अ रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड फोर्स एंड पैसेंजर स्लाइड फॉरवर्ड। उसी तरह से तुमने देखा होगा कि अचानक से अगर कोई रुकी हुई गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो हम पीछे की तरफ आते हैं। देखा कभी ऐसा, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बस में बैठो, बाइक पर बैठो, कहीं भी बैठो। ठीक है, अगर अचानक से किसी ने क्या करा, एक्सेलरेटर दबा दी, तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ इस तरह से झुक जाते हैं, गिर भी जाते हैं कई केस में। ठीक है, वो भी क्यों होता है, पहले तो हमारा बॉडी सीट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था ही, और पूरा बॉडी ही रेस्ट में था, लेकिन अचानक से जैसे ये क्या हुआ, एक्सीलरेटर दबाई, हमारा बॉडी लोअर पार्ट क्या था, रेस्ट में था, तो अपर पार्ट अब चाहे क्या हुआ, रेस्ट में था, लेकिन अब ये मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, और लोअर पार्ट भी और अपर पार्ट भी। तो लोअर पार्ट क्या हुआ, आगे की तरफ गया, तो इसीलिए अपर पार्ट क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले से रेस्ट में था। ठीक, तो वो पीछे की तरफ आना चाहता है, और लोअर पार्ट तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जाना चाहता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ झुक जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको भी लिखो, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप है, टाइप नंबर 2 लिखोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन।
जैसे आंटी को बोलना तो थोड़ा पानी ले आएगी। तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? कोई सवाल नहीं है? एक ही लाइन दोबारा लिख रही हो क्या तुम? इतना लंबा चौड़ा हो गया तुम्हारा। लिखने में कंजूसी बहुत करती हो। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से सीधा समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन में होने वाले चेंज को क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। यही ना होगा?
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा। तो डायरेक्शन में चेंज कहाँ पे आता है, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है, तो वहां पर अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा। तो ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन कहता है कि द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स मोशनल डायरेक्शन या फिर मोशन डायरेक्शनल। तो उसके मोशन में जो डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है उसको रेसिस्ट करता है। जैसे अ स्टोन इज अटैच्ड टू अ थ्रेड whirling in a horizontal circle. If the string tears, the stone will fly away in a tangential direction. Important, tangential direction में हमेशा जाता है। ये सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहा था वहां भी मैंने बताया था कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होता है। तो सेम चीज वही है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे तो जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये थ्रेड वाला एग्जाम्पल, थ्रेड में कोई अगर हमने स्टोन बांध दिया उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल पर अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर वो थ्रेड टूटेगा तो क्या होगा, टूटने के बाद जो वो स्टोन है कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, या जहां टूटा वहां से सीधे इधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा या इधर जाएगा। अगर हम इधर की तरफ घुमा रहे हैं तो अगर ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ठीक है, इधर घूम रहा है, मान लो इधर हम घुमा रहे हैं, अगर ये थ्रेड टूटेगा तो क्या ये पत्थर हमारे हाथ की तरफ आएगा, या सीधा यहाँ पे अगर थ्रेड टूटा तो सीधा इधर जाएगा, या इधर घुमा रहे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद भले उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगा लेकिन पहले कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर मान लो इसी तरह घुमाते घुमाते क्या होगा, यहाँ पर टूटेगा तो क्या होगा, ये सीधा नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ तो नहीं आएगा ना ही इधर की तरफ जाएगा, हमेशा क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो वही कह रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स मोशन डायरेक्शन। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। जैसे तुमने ये भी देखा होगा एग्जाम्पल में, तुम सबने बस या कार की सफर की होगी, ठीक है, जब हाई स्पीड में कार किसी टर्न पर टर्न कर रही होती है, कहीं मोड़ होता है ना, मोड़ पर जब टर्न मार रही होती है, तुमने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है ना, हमेशा जो दिखाता हूं, ये मान लो वो सड़क है, हम इस पर जा रहे हैं, हम इस पर जा रहे हैं और हम इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, हम इस पर बैठे हुए हैं। अगर ये हाई स्पीड में जा रही होगी तो क्या होगा, हमारा बॉडी इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, या अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है, या कोई चेंज नहीं आता है, बताओ क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, चलो ठीक है, फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगता है ना। तो यहाँ पर सवाल यह है कि अगर हम किसी टर्न पर हाई स्पीड में जा रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी होती है किधर जाने की होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, या फिर नो चेंज, हमेशा वो बाहर जाने की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए जब भी किसी का टर्निंग पे एक्सीडेंट होता है ना, वो कभी भी इधर की तरफ नहीं आके गिरता है, हमेशा किधर की तरफ गिरेगा, अगर यहाँ है तो सीधा इधर जाएगा, टेंजेंशियल जाता है, ठीक है, यहाँ अगर आएगा तो यहाँ से टेंजेंशियल ऐसे जाएगा। तो इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ था ना, मेन डायरेक्शन इधर की तरफ था, तो ये हमेशा इधर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने स्टीयरिंग से उसको क्या करते हैं, मोड़ के ले आते हैं। अगर स्टीयरिंग को कुछ नहीं करे, सीधा जाने दे तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ पे जाएगा, ऐसे टेंजेंशियल जाएगा, ऐसे यहाँ है तो यहाँ जाएगा, यहाँ है तो ये यहाँ जाएगा, इस तरह से जाता चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने उसमें स्टीयरिंग से फोर्स नहीं लगाया होता तो क्या होता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता रहेगा वो। अगर स्टीयरिंग में फोर्स लगाया तब क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में हमने चेंज किया, वो रेसिस्ट करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हमने ज्यादा
हाँ सर, आज भी ट्रैफिक में फंस गए आप। ये रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा, अगले दिन से मैं क्लास के अंदर नहीं आने दूंगा। देख रहे हो, 19 हो चुका है, 11 मिनट ही बचे हैं क्लास को खत्म होने में। और अगर कोई इशू है कि स्कूल लेट से छुट्टी दे रहा है, घर लेट से पहुंचे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता दोगे, नहीं तो अगले दिन से क्लास में नहीं आओगे। ठीक है, घर वालों से बात कर लूँगा या करवा दूंगा मैं ऑफिस में। आगे बात समझ में इतनी? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब समझ गए, अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी मोशनल ऑब्जेक्ट की, वो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार वाले की केस में तुमने देखा, कार अपने अगर किसी टर्निंग पे जा रहा होता है तो कार की टेंडेंसी होती है उसके टेंजेंशियल जाने की, लेकिन हम स्टीयरिंग पे फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसकी टेंडेंसी को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और वो उसको अपने पाथ पर ले जाते हैं। अगर वो स्टीयरिंग से फोर्स नहीं लगाएंगे वो सीधा चला जाएगा। जैसे बाइक के केस में भी होता है ऐसा, अगर तुम बाइक किसी टर्निंग पर ले जा रहे हो तो तुम्हारी बाइक की टेंडेंसी किधर होगी? उसके टेंजेंशियल जाने की होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने स्टीयरिंग से मोड़ के चल देते हैं। एक बार मेरा इसी तरह एक्सीडेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, लगभग 2016 या 17 की बात है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसा ही टर्निंग था, इससे पहले एक पुलिया थी यहाँ पे। ठीक है, मैं सोचा कि आज एक्सपेरिमेंट करके देखते। मैं अकेले था, कोई तो था नहीं मेरे पास, मेरे साथ में बैठा जो उसको उसका टेंशन होगा। मैं अकेले था, चल दिया। मैं यहाँ से 75 की स्पीड पे ले गया बाइक को, यहाँ से ले जा रहा हूँ। यहाँ तक तो पुलिया थी तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिया जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे टर्निंग आया इस तरह का। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक आया आया आया, लास्ट यहाँ तक मेरी स्पीड आ गई 80, जबकि 80 वहां ले जाना खतरों से खाली नहीं था। लेकिन मेरा मन था एक्सपेरिमेंट करने का, निकल पड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करने। पता चला कि लास्ट लास्ट में मैं यहाँ आके रोड छोड़ना पड़ा। अगर नहीं छोड़ता फिर भी जाता, छोड़ दिया फिर भी गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि गाड़ी इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी गाड़ी किसी कारणवश अपने ही जगह पे रुक गई। और मुझे क्या हुआ, मैं तो मोशन में था, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से मैं आगे की तरफ यहाँ फॉल किया। और मुझे एक सीन याद आया था उस टाइम पे, फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी है, उसका सीन याद आया था। उसमें होता ऐसा है कि वो बाइक से जा रहा होता, एक्सीडेंट होता है तो बाइकर से आगे वो चला जाता है और बाइक उसके पीछे आके ना उसको दबा देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वही झटक से मेरे माथे में वो याद आया, अरे भाई साहब मेरे पीछे भी तो गाड़ी नहीं आ रही है। मैं एकदम से धड़ाम से उठा, राउंड मार के उठा, देखा अरे भाई साहब मेरी बाइक तो यहीं पे है। तब आराम से उठा, तब तक मेरी ये वाली छिल चुकी थी पूरी, ये छिल चुका था, ये छिल चुका था बगल से। मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था फिजिक्स का। ठीक है, तो उस टाइम पे बगल से दो तीन अम्मा टाइप की आई औरत, बोली कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने कहा कि पता नहीं, किसी को बचाने के चक्कर में। मैं कैसे कहता है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने कहा कि यार अम्मा देखो, यहाँ पर किसी बच्चे को बचाने के चक्कर में मैं गिर गया, आराम से ही तो आ रहा था मैं, देखो गाड़ी भी कहीं नहीं गई, यहीं पे पास में ही खड़ी है। अगर ज़्यादा स्पीड में होता तो गाड़ी तो बहुत दूर जाती है ना। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में गिर गया। अब वो उधर से कह रही है यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, हम तो वही खेत में थे, काम कर रहे थे, देखे कोई बच्चा नहीं था। मैंने कहा यार कोई बच्चा तो था, इसको बचाने के चक्कर में गिर गया। तब तक दो दो चार और आदमी आ गए खेत में काम करने वाले, वो भी बोलने लग गए अरे आप कह रहे कि बच्चे को बचा रहे, बच्चा तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा कि चाचा एक बात बताइए, मैं ज़्यादा स्पीड में भी तो नहीं था ना? ना बाबा स्पीड में तो नहीं थे, अगर स्पीड में होते तो गाड़ी टूट गई होती मेरी, देखिए गाड़ी तो यहीं खड़ी है। तब एक वहां से एक बहुत ही समझदार व्यक्ति निकल के आए, वो बोले हाँ सच बोल रहे हैं, यहाँ पर जो भी गिरता है ना यही कहता है यहाँ भूत का बहुत प्रकोप है। मैंने कहा भूत का? तो ऐसा तो नहीं कि मैं भूत को ही देख के बचाने के चक्कर में मैं गिर गया? हाँ बेटा सही बोल रहे हो, यही हुआ होगा। मैं कहा भाई बच गया यार। मैं बचा वहां से, फिर वहां से आया, गांव आया। गांव जाने से पहले मैं अपना ट्रीटमेंट करा के गया। पापा को पता चला तो पापा अब क्या ही बोलेंगे, गाड़ी सलामत थी, मैं भी सलामत था, कुछ नहीं बोले, आराम से
बोले थोड़ा सा आराम से चलाना, और क्या ही कह सकते थे, मारते पीटते नहीं उस कंडीशन में, नहीं मारे, छोड़ दिए। फिर एक बगल वाले चाचा आए, वो भी बाइक चलाते थे। वो कहते थे कैसे हो गया?" मैंने कहा, अरे चाचा वही पुल के पास गिर गए थे, स्पीड में नहीं थे ज़्यादा। "कितने स्पीड में थे?" ज़्यादा नहीं था, 30-40 का स्पीड था। 30-40 का स्पीड उस टर्निंग पे तुम ले आए?" मैंने कहा, चाचा क्या दिक्कत है उस 30-40 पे? अरे किसी को बचाने के चक्कर में गिर गए थे ना, एक बच्चा था वहां पे, और पता नहीं मैं मेरे गिरने के बाद बच्चा ही गायब हो गया। वहां गांव वाले भी बता रहे थे कि भूत का बहुत चक्कर है। अरे नहीं, मैं वहां पर 20 से 25 से ज्यादा स्पीड जाता नहीं उस टर्निंग पे, तुम 35 की स्पीड में आ गए, 40 की स्पीड में आ गए, गिरोगे कैसे नहीं? मैंने कहा, क्या चाचा आप भी, वहां गांव वाले खुद बोले हैं कि भूत का चक्कर रहता है, मैं कैसे ऐसे मान लूं कि 35 का स्पीड में गिर जाएं? ऐसे तो मैं बहुत बार चलाया हूँ, मैं आज तक तो नहीं गिरा था, पहली बार मैं गिरा हूँ ऐसे मोड़ पे। अरे नहीं, तुम पक्का उससे ज्यादा स्पीड में होगा। मैंने कहा, क्या चाचा, छोड़िए ये सब। तो टर्निंग पे हमेशा क्या करना होता है, अपनी स्पीड को थोड़ी कम करनी होती है, नहीं तो इनर्शिया के कारण से क्या होगा, अपनी टेंजेंशियल जो उसकी टेंडेंसी होती है जाने की, कार हो या बाइक्स हो, वो हमेशा उसी पाथ पर जाने की टेंडेंसी रखती है, और तुम उतने स्पीड में अगर अपनी स्टेयरिंग भी मोड़ोगे ना, फिर भी तुम्हारी गाड़ी स्किड कर जाएगी और तुम गिर जाओगे। ठीक है? तो हमेशा मोड़ पे क्या करना है, मेरी तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है? साइकिल वाले भी गिरते हैं मोड़ पे, देखे हो ना, साइकिल वाले भी गिरते हैं। ठीक है? अब अगला, इसको लिख लिए हो? लिखो इसको जल्दी से।
अगर इनर्शिया समझ गए ना तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही आसान होगा समझने में। अब इसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल आसान हो जाएगा उसको समझना। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? A body remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it. ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल आसान होगा तब जब तुम इनर्शिया को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है? अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, कब तक? जब तक अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया को लेके इसको डिफाइन करा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको लिख लो, हेडिंग डालोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हो गया? ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और जितना बताया इनर्शिया और इससे पहले जो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स बताया था, फोर्स के बारे में बताया था, इफेक्ट ऑफ फोर्स बताइए, सारी चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि अब जो टेस्ट होने वाला है अब इसी से टेस्ट होगा। तो सारी चीज़ें रिवीजन होते रहना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कम आएंगे आप। और तुम लोग छोटी छोटी गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो। अभी मैंने एक टेस्ट का तुम्हारा पेपर देखा, चेक कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें रिटार्डेशन को तुमने एक्सेलरेशन मान के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखा और तब जाके सॉल्व किया, जिसमें तुम्हारा आंसर गलत आया। कैलकुलेशन सब तुमको आ रहा था, लेकिन बस एक छोटी सी मिस्टेक क्या की तुमने, रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन मान के कैलकुलेट किया, जिससे तुम्हारा आंसर गलत आ गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखोगे। अगर कोई दिक्कत है टेस्ट के बाद, कोई सवाल में दिक्कत है, तुम लोग पूछते नहीं हो, पूछोगे तब ना हमें पता चलेगा भाई तुम्हें दिक्कत है। अब तो मैं वहाँ पे चेक कर ही लिया हूँ, इसके बाद मैं तुम सबकी लिस्ट बनाऊंगा और किसको कौन सी दिक्कत है मैं पर्सनली सबसे मिलके उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।